वंदना रसोई के काम से फ्री होकर मम्मी जी के कमरे की तरफ जा रही थी। सोने से पहले सुबह की तैयारी करके रखना चाहती थी। सुबह तो खुद के लिए भी ढंग से वक्त नहीं मिलता, ऊपर से ननंद अचानक से शाम को अपने ससुराल से आ गई तो काम वैसे भी बढ़ गया। स्कूल जाने से पहले सुबह ढंग से थोड़ा बहुत काम कर जाए, इसके लिए पहले से ही तैयारी करके रखना चाहती थी। स्कूल में वार्षिक परीक्षा चल रही है तो छुट्टी लेना तो असंभव है। यही सोचकर मम्मी जी के कमरे की तरफ जा रही थी, पर कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसके पैर रुक गए। अंदर उसकी सास सुशीला जी, उसका पति मधुर, देवर अंशुल और ननंद अनीता बैठकर बात कर रहे थे। बार बार वंदना का नाम आ रहा था, इसलिए वंदना ने बात सुनना ही उचित समझा। भैया, मैंने सुना है कि भाभी के मायके में उनके पापा ने प्रॉपर्टी बेची है और उसका अच्छा खासा पैसा भी आया है। खुद उनके पापा मम्मी कितने अच्छे फ्लैट में रहने गए हैं, साथ ही अपने बड़े भाई के बेटे को भी रख रखा है, तो भाभी को भी तो पैसे मिले ही होंगे। अनीता की बात सुनकर मधुर बोला, अरे मुझे क्या पता, ना तो पापा जी ने कुछ बताया और ना ही वंदना ने। दोनों की दोनों बाप बेटी अंदर के अंदर ही सब कुछ कर लेते हैं। दामाद की तो कोई इज्जत नहीं है, मुझे तो बताना भी ठीक नहीं समझते। अरे भैया, तो पता करो ना, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। आखिर कितने पैसे आए हैं पता होगा, तभी तो अपना बजट बना पाएंगे। और अंशुल ने भी जिद करते हुए कहा, इस बार मुझे बाइक लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अनीता कहाँ पीछे रहती, वह भी अपनी फरमाइश करते हुए बोली, हाँ भैया, पता कर ही लो, मुझे भी इस बार सोने के कड़े तो चाहिए ही चाहिए। आप लोगों से तो इतना भी नहीं हुआ कि मुझे सोने के कड़े शादी में ही दे देते। जब मेरी देवरानी अपने मायके से आए हुए सोने के कड़े पहनती है तो मुझे सही में बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मुझे ही दिखा रही हो। तभी सुशीला जी भी बोली, तुम दोनों चुप करो, मुझे बात करने दो। देखो मधुर, पैसों की जरूरत इन दोनों को ही नहीं, मुझे भी है। मैं भी सोच रही हूँ कि इस मकान के ऊपर एक मंजिल और चढ़ा दूं, ताकि कल को अंशुल की भी शादी हो तो परेशानी ना हो। अब हम लोग तुमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? बहू के पास पैसा रखा है और हम लोग परेशान हो रहे हैं, ये कोई बात होती है क्या? उल्टा जब पैसा हमारे पास हो तो हमें तो हमारा स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए। तुम अपने ससुर जी से पूछोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, पर तुम वंदना से तो बात कर ही सकते हो ना कि आखिर प्रॉपर्टी को बेचने पर कितना नफा हुआ है। आखिर वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, आज नहीं तो कल सब कुछ तुम्हारा ही तो होना है। उनकी प्रॉपर्टी पर तुम्हारा भी पूरा अधिकार है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि वंदना ने तुम्हें अभी तक कुछ नहीं बताया, और वंदना के ताऊजी के बेटे को क्यों रख रखा है? मधुर, समझ जा, नहीं तो मालूम पड़े तेरा हिस्सा वो तेरा साला ले उड़े। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मधुर बोला, ठीक है माँ, मैं वंदना से बात करता हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ कि ये नौकरी वोकरी छोड़कर खुद का बिजनेस ही शुरू कर लूँ। कब तक लोगों की जी हजूरी करता रहूँगा? बात करता हूँ कि कितने पैसे आए हैं, ताकि आगे की प्लानिंग कर सकूं। वंदना ने उसके आगे कुछ नहीं सुना। वो उल्टे पैर वापस अपने कमरे में आ गई। उन लोगों की बातें याद कर उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। कितने लालची हैं ये लोग, जब देखो बहाना बनाकर उसके मायके से पैसा निकलवाने के लिए मुंह खोले बैठे रहते हैं, जैसे ये लोग कमाकर उसके मायके में रख कर आए हैं। जबकि उसके मायके वालों को जब जरूरत होती है तो ये लोग साथ भी नहीं खड़े होते।
पिछले साल अनीता की शादी में भी पापा ने अपनी एफडी तुड़वाकर इन लोगों को कर्जा दिया था, जिसे तो ये लोग डकार गए। एक बार भी नहीं पूछा कि पापा जी आपको पैसों की जरूरत है या नहीं, लौटाने हैं या नहीं। यही नहीं, अभी 2 महीने पहले पापा को हार्ट अटैक आया था, तब तो इनमें से कोई सेवा करने नहीं गया था। उसकी माँ की तो हिम्मत टूट चुकी थी, वंदना ही दौड़ भाग कर रही थी। बस उसके साथ उसके ताऊजी का बेटा उदय ही खड़ा था। मधुर तो जब तक पापा हॉस्पिटल में रहे तब तक रोज शाम को थोड़ी देर आकर चले जाते थे। एक बार भी उसने ये पूछना मुनासिब नहीं समझा कि पैसों का बंदोबस्त कैसे हो पाया, जबकि वो अच्छी तरह जानता था कि उसके मायके वाले भी मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं और प्रॉपर्टी के नाम पर उनके पास सिर्फ उनका मकान है जिसमें वो रहते हैं। उस समय तो वंदना और उदय ने उधार लेकर पापा का इलाज करवाया था, लेकिन पापा के इलाज होने के बाद पैसों को चुकाने के लिए अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना मकान बेच दिया और बचे हुए पैसों में खुद के लिए फ्लैट लेकर उसमें रहने लगे। अब उसी बेचे हुए मकान के पैसे इन लोगों को नजर आ रहे थे। खैर, थोड़ी देर बाद अचानक सुशीला जी की आवाज आई, बहू जरा कमरे में आना। तो वंदना समझ गई कि उससे पैसा निकालने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है, अब उसे बुलाया जा रहा है। वो उठ करके सुशीला जी के कमरे में गई तो सुशीला जी की जगह मधुर ने कहा, वंदना मैंने सुना है कि तुम्हारे पापा ने अपना मकान बेच दिया है और वो फ्लैट लेकर रह रहे हैं, साथ ही उदय को भी अपने पास रख रखा है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही बेचा है, आखिर कर्जा चुकाना था। उनका कौन सा बेटा बैठा हुआ है जो उनके कर्जे चुकाएगा या उनकी बीमारी का इलाज करवाएगा। और रही बात उदय की, तो अभी पापा को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन कितने में बेचा? आखिर मैं दामाद हूँ, इतना हक तो मेरा भी बनता है कि मैं भी जानूं कि पापा जी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या कहीं फ्लैट ले रहे हैं, उनके पास कुछ बचा है या नहीं। अरे हाँ, आप तो दामाद हैं, आपका तो हक है सब कुछ जानने का। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। पापा के इलाज में काफी पैसा खर्च हो गया था जो कर्जा लेकर किया गया था, तो उस कर्जे को चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ वो मकान था, इसलिए उन्होंने उसे बेचा। पहले कर्जा चुकाया, बाद में खुद के रहने के लिए बंदोबस्त भी तो करना था, इसलिए फ्लैट ले लिया। थोड़े बहुत पैसे बचे हैं जो मैंने उन्हीं के नाम से बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं। सुशीला जी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं दिया? मैंने तो सुना है काफी नफा हुआ था। तुम तो बेटी हो ना उनकी, अब क्या कर सकते हैं मम्मी जी, पैसा लेने का हक ही थोड़ी ना रखती हैं बेटियां। जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है। अब जब जिम्मेदारी उदय निभा रहा है तो मैंने सोचा पैसे भी उसी को मिलने चाहिए, इसलिए मैंने हक छोड़ दिया और पापा को कह दिया है कि जो आपकी जिम्मेदारी निभाए ये फ्लैट भी उसी के नाम कर देना। कहकर वो अपने कमरे में जाने लगी तो मधुर ने कहा, अरे तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता भी है वो उदय तुम्हारे बड़े पापा का बेटा लालच में तुम्हारे माँ बाप की सेवा कर रहा है। लालच में ही सही, कम से कम मेरे माँ और पापा की सेवा तो हो रही है। मुझे मेरे माँ पापा से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने दम पर कमाने का साहस रखती हूँ। कहकर वंदना अपने कमरे में चली गई और पीछे रह गए घर के बाकी सदस्य अपने टूटे हुए अरमानों के साथ।